अब इसमें देखिए दो चीज लिखना है। इस प्रश्न में सबसे पहले तो ये लिखना है, जितना थ्योरी पढ़े थे भाई, हमें कहते हैं कि लोक सेवक के लिए कौन कौन सा नैतिकता चाहिए उसको। तो यहां पर जो है पहले तो लोक सेवक के लिए जो है, लोक सेवक के लिए नैतिकता, तो 5 नैतिकता लिखना है तो 5 नैतिकता लिख दिया जाएगा। और दूसरा चीज है, अब उसी में देखिए, उसी में लिख रहा है कि मैट्रिक्स में उसके समावेश का औचित्य सिद्ध करें। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 5 आप लिख रहे हैं या जिस नैतिकता की बात हो रही है, तो वो नैतिकता इस तरह का लिखना है जिसकी व्याख्या हम जो है थोड़ा सा कर सकें। मतलब बिना पक्षपात के, बिना भय के बेहतर तरीके से कार्य करने में ये किस प्रकार मदद करता है। नैतिक मूल्य लोक सेवक के लिए किस प्रकार भय, पक्षपात से रहित होकर कार्य करने में मदद करता है। ये 2 चीज लिखना है। मैं बताया कि सबसे पहला काम यही होना चाहिए। एक पेंसिल अपने पास रखिए और वहीं साइड में जैसे मैं बनाता हूं वैसे आप 2 लाइन बना लिया करिए। इससे क्या फायदा होता है कि कम से कम भटकाव नहीं होगा। जो प्रश्न पूछा है उसी का हम उत्तर लिखेंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए पेपर पढ़े, अब पेपर पढ़ के अपना लपेट के रख दिए। उसका 2 तरीका है। पेपर अपने सामने रखिए और जब कुछ लिख लीजिए आधा पेज, फिर क्वेश्चन को देखिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं कुछ और, समझ में आता है कुछ और लिख देते हैं कुछ और। तो आपके पास यदि टाइम रहेगा, मान लीजिए 5-7 लाइन लिख लिए, एक बार देख लिए, तो कोई यदि गलती होगा तो सुधार हो सकता है। लेकिन 150 वर्ड लिखने के बाद अब गलती होगा तो कोई सुधार का चांस नहीं है। लेकिन उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो भी प्रश्न आए उस प्रश्न का जो है तुरंत जो है वो सिनॉप्सिस जो है बना लेना है छोटा सा, और चुपचाप उसी को लिख देना है, काम खत्म हो गया। और सिनॉप्सिस बना के छोड़ देंगे ना एग्जाम में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिनॉप्सिस जैसे मैंने बनाया, अब मैं बनाकर मान लीजिए यहां से लिखना शुरू करूंगा तुरंत, तो लिखना शुरू करूंगा तो एग्जामिनर को ये पता है कि बच्चा ने प्रश्न समझा और समझकर उसको 2 भागों में प्रश्न हमने पूछा है तो 2 भागों में बांट लिया और 2 भागों में बांटकर उसी को हमने लिख दिया। क्योंकि क्या होता है, अब मान लीजिए हमें कहते हैं कि एग्जाम में 3 घंटे में ही सब लिखना होता है, तो अब समस्या ये होता है कि बार बार पेपर आप देखेंगे तो उसमें भी तो टाइम लगना है ना। तो उससे अच्छा है कि 1 मिनट का समय निकाल कर सिनॉप्सिस बना के लिख देना है। चलिए अब इसको कहिए तो लिखवाएं, कहिए तो समझाएं, लेकिन पहले समझा देता हूं क्या लिखेंगे। कोई बहुत कठिन, वो तो मैं आप लोगों से बोला कि 2021, 20, 19 जो भी प्रश्न है 2, 4, 10 प्रश्न आप लोग कर लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आता कैसे है। अब देखिए पहले 2-3 लाइन की एक भूमिका लिख दिया जाता है कि लोक सेवक जो है वह सार्वजनिक स्वार्थ पूर्ति के लिए जो है वह समाज में कार्य करता है और ऐसी दिशा में जो है सामाजिक सेवा के लिए ही जो है वेतन भत्ते प्राप्त करता है। तो ऐसी दिशा में सामाजिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोक सेवक के भीतर जो है निम्न 5 गुण होने चाहिए। लिखे और तुरंत 5 गुण होने चाहिए। जितना थ्योरी पढ़े हैं यहां पर कोई लेना देना नहीं है। पेपर लाए 2021 का तो मोबाइल में निकालिए, मोबाइल में आप यूट्यूब केवल देखते हैं, निकालिए पेपर। तो जैसे मान लीजिए अब यहां पर देखिए जो आपने पढ़ा, अब सीधा सा सिलेबस निकालता हूं, बताता हूं कैसे लिखना है। जो आपने पढ़ाई बताइए, सत्यनिष्ठा आपने पढ़ा, लिखिए सत्यनिष्ठा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। उसी सिलेबस जो याद किए थे उसी में से 5 पॉइंट लिख दीजिए जो मन में आ गया उस समय। मान लीजिए सपोज करिए निष्पक्षता आपने पढ़ा था, निष्पक्षता, पारदर्शिता, गैर तरफदारी, मान लीजिए कुछ अच्छा बोल दीजिए। हाँ, समानुभूति, ईमानदारी लिख दिए।
मान लीजिए भावनात्मक समझ लिखेंगे तो व्याख्या करने में ठीक रहेगा ना। तो आपको अभी बताया हूं कि भाई दूसरा प्रश्न उसकी व्याख्या से संबंधित है, तो आप ऐसा चीज लिखिए जिसके बारे में 2-2 लाइन लिख सके, अलग अलग भी चीज हो जाए। तो मान लीजिए सब करिए, इमोशनल इंटेलिजेंस लिख दिए, अभी 5 लिख दिए, एक पार्ट हो गया पूरा। अब दूसरा पार्ट देखिए, अब लिखना है कि उसमें लिखा है कि मैट्रिक्स में उनके समावेश के औचित्य का परीक्षण करें। अब उसी में से जोड़ घटा के सब लिखना है। ये बताइए, मैट्रिक्स मतलब होता है जो नैतिकता का समूह है, तो समूह को जो है सामान्य भाषा में हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स का मतलब हमने कुछ बनाया 1 2 3 x1 x2 x3, मान लीजिए हमने कुछ बना दिया जो है अल्फा बीटा गामा बना दिया, तो ये जो समूह बना है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो 5 समूह आपने बनाया उसकी व्याख्या कर दीजिए कि भाई देखा जाए तो लोग भारत से जोड़ के लिखिएगा। जैसे भारत में लोक कल्याणकारी राज्य है और सामाजिक आर्थिक न्याय की प्रक्रिया चलती है, ऐसी स्थिति में लोक सेवक यदि सत्यनिष्ठा के आधार पर कार्य करेगा और कहीं न कहीं जो है अपनी जवाबदेही और उत्तरदायित्व को लेते हुए यदि कार्यों को संपन्न कर रहा है, तो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को जो है बढ़ावा मिल सकता है, कामा। अब दूसरा जो लिखे, मान लीजिए गैर तरफदारी या निस्वार्थता या निष्पक्षता, तुरंत उसके बारे में 2 लाइन लिखे। फिर मान लीजिए कामा करके, फिर मान लीजिए समान अनुभूति है, समान अनुभूति के बारे में 2 लाइन, या करुणा के बारे में 2 लाइन लिखे कि यदि लोक सेवक जो है इंपैथी को अपने भीतर रखकर, समान अनुभूति को रखकर, और कहीं न कहीं जो है देखा जाए तो जिस तरह से परिवार से व्यक्ति लगाव रखता है, उसी तरह से यदि समाज से लगाव रखकर और कहीं न कहीं जो उसके दुख दर्द को समझने का प्रयास करता है, तो कहीं न कहीं लोक सेवक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है उसकी मदद कर सकता है और अपनी सेवा को भी पूरा कर सकता है, कामा। भावनात्मक समझ मान लीजिए लिखा आपने, ईमानदारी लिखा, फिर 2 लाइन उस पर फिर जोड़ा कि जो भी व्यक्ति के भीतर संवेदना है, आवेग है, या मान लीजिए सब करिए कि जो भी नैतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों का समावेश करके जो है व्यवहारिक धरातल पर अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकता है। और इस तरह से देखा जाए तो राजकीय सेवा में रहकर अपने जीवन यापन को भी ठीक ढंग से चला सकता है, ईमानदारी से कार्य भी कर सकता है और आम जनता की सेवा भी कर सकता है। हो गया खत्म, बस इतना ही लिखना है। दूसरा प्रश्न चलिए, कुछ होता थोड़े ना, मैं तो आप लोगों को बताया कि मैं 2 4 5 सिखा दूंगा आपको। अब पढ़े हैं तो आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी सो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 का भी, अरे 1 का भी, सॉरी। उन 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान करिए जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक है। लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कर। अब इससे आसान क्या आ सकता है? अब इसमें मान लीजिए उसमें 5 लिखे थे और उसी सिलेबस से जो बच गया 10 इसमें लिख दीजिए। एक ही बात मत लिख दीजिएगा, ऊपर जो लिखे थे तो जो बाकी सिलेबस में रटे हैं ना सिलेबस, बस। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया। जैसे मान लीजिए कुछ भी मनोबल है, नहीं भी सिलेबस में है, तब भी आप टर्म तो जानते ही हैं, जैसे मनोबल होना चाहिए, व्यक्ति के भीतर साहस होना चाहिए, तो वो भी तो गुण है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि उन 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान करिए। ये नहीं कह रहा कि जो सिलेबस में लिखा है वही लिखिए। हाँ, निर्णय लेने की क्षमता है, चाहे मान लीजिए नेतृत्व है, भाई नेतृत्व क्षमता भी तो है। या मान लीजिए इसी प्रकार से जो है वह एक होता है जैसे बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, खुलापन वाला व्यक्ति होता है, तो हमें कहते हैं कि बहिर्मुखी व्यक्ति होना चाहिए, अंतर्मुखी नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ लोग होते हैं एकदम जो है संकीर्ण मानसिकता के होते हैं, जैसे उनसे पेन भी मांग देंगे, भाई से पेन दे दीजिए, तो क्यों दे दें? अरे लिखने के लिए मांग रहा हूं थोड़ा सा, तो मान लीजिए सब करिए। जैसे कुछ लोग देखिए समाज में ऐसे मिल जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि थोड़ा सा हमको कॉपी दे दीजिए, तो हिस्ट्री का आप बहुत अच्छे सर के यहाँ पढ़े हैं, थोड़ा फोटो चेक करा लें। नहीं नहीं, कॉपी तो हम जो है वो रख दिए, वो लिखा भी नहीं है, बहुत टॉपिक छूटा हुआ। अरे IAS का 1 सीट है, 1000 सीट है, वो व्यक्ति का मदद कर देंगे तो उससे दूसरा मदद ले लीजिएगा। अब बक्से में कॉपी बंद कर दिए, अब बक्सा जो है
न तो आप खोल पाए और न तो दूसरा खोल पाया। तो कहीं ना कहीं जो खुलापन है, खुलापन का मतलब कि जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है उस तरह के, इस तरह से 10 लिख दिए। और फिर उसके बाद देखिए इसका विश्लेषण है कि लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन करें। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए लोक सेवक जो कार्य करता है वो संविधान के तहत, कानून के तहत, नियम विनियम जो पढ़ाया था उसके तहत ही वो कार्य करता है, और ऐसे दिशा में उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही तो प्रश्न है कि भाई लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों, तो पहले 2 लाइन का भूमिका लिखेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट में साधन लिख देंगे कि चूंकि लोक सेवक को जो है संविधान, कानून, नियम, उपनियम, विनियम के तहत जो अपने कार्यों को करना पड़ता है, और ऐसे दिशा में कभी कभी विवेक का संकट भी उत्पन्न होता है, और लोक सेवक को जो है वो देखा जाए तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए जो है वह देखा जाए तो निम्न तरीकों और साधनों का प्रयोग कर सकता है। पॉइंट में इसलिए बताता हूं कि लिखना आसान रहता है। अब मान लीजिए सपोज करिए, अब पहला चीज उसमें लिखे। अब इसमें देखिए 2 चीज हो गया, एक तो 10 आधारभूत मूल्य लिख दिए, और दूसरा जो है वो देखा जाए तो साधन और जो है हाँ तरीका, या साधन या तरीका एक ही बात। अब देखिए पहला तो तरीका ये है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज है कि वह जो है जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे दिशा में जो है नागरिक उसके लिए कस्टमर है, नागरिक उसके लिए क्या है, ग्राहक है, और वह सेवा प्रदाता के रूप में है। भाई यही तो संबंध है। तो ग्राहक और जो सेवा प्रदाता है उसके मध्य अच्छा संबंध होना चाहिए। इसका मतलब कि संवेदनशीलता के आधार पर लोगों की समस्या को सुनना चाहिए। अब दूसरा चीज देखिए, हमें कहते हैं कि जैसे मान लीजिए जहां जहां पर आरटीआई का प्रयोग है, जहां जहां पर सोशल आइटिंग होता है, जो ई गवर्नेंस है, या मान लीजिए हम लोग के यहाँ जो है वह जैसे सपोज करिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग है, तो एक साधन क्या हो गया, वो कह रहा है प्रश्न कि गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के लिए, गैर नैतिक व्यवहार को रोकने के लिए वो क्या क्या साधन अपनाएगा। तो देखिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए। हमें कहते हैं व्हाट्सएप नंबर है, या मान लीजिए सब करिए ईमेल है, इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि व्यक्ति घर बैठे ही जो है वो देखा जाए तो अपना प्रमाण पत्र निकाल सकता है, कोई मेल पर लेटर भेज सकता है, सीधे संपर्क कर सकता है। तो उसको जो है ज्यादा जो है परेशानी नहीं होगा, क्योंकि जब ऑफिस में कोई व्यक्ति आता है बाहर से तो 100-200 रुपया खर्चा करके ही जाता है, नियम है उत्तर प्रदेश बिहार का। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ऑफिस में आ गया और 150 खर्चा ना हो जाए, क्योंकि वो आएगा तो सबसे पहले 2 लोग जो बैठे रहते हैं बोलते साहब जो है कुछ चाय पानी पिलवाते, अच्छा लो जाओ 200 रुपये चाय लेके आओ, तो 100 रुपये में से वापस करेगा, वो वापस नहीं करता है। यदि 500 का नोट दे दिए तो 500 ही रखेगा, ये नियम होता है सरकारी ऑफिस का। वो भूल जाइए कि 500 नोट में देगा, आप मांगेंगे तो बोलेगा साहब इसमें से क्या देना है। तो आप देख रहे हैं, यदि मान लीजिए वह व्हाट्सएप का प्रयोग करता है, ईमेल का प्रयोग करता है, तो ऐसे समय उस व्यक्ति को बार बार ऑफिस नहीं आना पड़ेगा और गैर नैतिक व्यवहारों से, भ्रष्टाचार से बचा जा सकता है। तीसरा बात देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि उसको ऑफिस के भीतर जो एक अच्छा प्रबंधन करना चाहिए, अच्छा प्रबंधन का एक सिस्टम होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, कौन सा व्यक्ति उत्तरदायी होगा, जवाबदेह होगा। तो ऐसे समय यदि कोई काम होता है तो फला व्यक्ति से ही उसको संपर्क किया जाए, और उसके लिए ऑफिस का जो पहला रूम है, चाहे ऑफिस का जो गेट है, उस पर एक चार्ट लगवाना चाहिए कि टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 फला फला व्यक्ति है, फला फला व्यक्ति का फोन नंबर ये है, और फला फला काम उस टेबल पर होता है। मतलब अपने ऑफिस में जो है नागरिक अधिकार पत्र की तरह जो है एक पहले ही जो है वो सूचना प्रेषित करेगा, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। चौथा बात देखिए, बस रचनात्मक है, जो पढ़े थे उसी को जोड़ घटा के लिखना होता है, और कुछ है थोड़े न प्रश्न में। जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे मैं बताया था आप लोगों को पढ़ाते समय थ्योरी, कि कोई भी लोक सेवक है तो खुद जिम्मेदारी लेना सीखे, खुद जिम्मेदारी लेना सीखे। इसका मतलब यह है कि गैर नैतिक व्यवहार जो है उसको रोकने के लिए यदि व्यक्ति जवाबदेह है
स्वयं जो है जिम्मेदारी लेना सीखता है, तो ऐसी दशा में बहुत सारी समस्याओं का समाधान खुद ही कर सकता है। ऐसे 4-5 पॉइंट लिख देंगे। तो गवर्नेंस में पढ़ाता तो हूं, 2 लाइन कुछ भी आके लिख दीजिए। अभी गवर्नेंस से शुरू करूंगा भाई, जैसे ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकते। सुशासन का मतलब होता है, देखिए नहीं, जैसे मान लीजिए एक होता है, ऐसे समझिए, एक होता है शासन, एक होता है सुशासन। तो ऐसे समझिए कि जो सरकार से संबंधित जो पहलू है, सरकारी जो कार्य है, वो हो गया शासन। और सुशासन का मतलब हुआ कि जब सरकारी कार्यों में नैतिक पक्षों को मिला दिया जाए, नैतिक पक्षों को मिलाया जाए। मतलब सरकारी कार्य केवल प्रक्रिया है, और जब सरकारी कार्य में नैतिक पक्ष को मिलाएंगे तो आउटपुट निकलेगा, मतलब कार्य होगा, उसको हम लोग गुड गवर्नेंस कहते हैं। तभी तो मोदी साहब कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसे समझिए, अब मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो सरकारी कार्य की जो प्रक्रिया है उसको 5 रख दीजिए, हमने कहा कि 5 जो है नैतिकता को रख दीजिए, इसका मतलब 10 हो गया। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा और गवर्नमेंट को कम कर दीजिए, तो बताइए कि आप कितना कर दिए? अब 3 कर दिए, तो 3 कर दिए तो यहां पर 7 रखना पड़ेगा, तब तो 10 होगा। मैंने कहा थोड़ा सा और कम कर दिया, आपने कहा चलिए 1 ही कर देता हूं, तो इसको 7 को बढ़ाकर 9 करना पड़ेगा, तब 10 होगा। इसका मतलब कि जो प्रक्रियागत चीज है, उस प्रक्रियागत चीजों को कम किया जाए, और जो नैतिकता है उस नैतिकता को ज्यादा लागू किया जाए। और वो जो घोल बनेगा, जहां पर प्रक्रिया कम होगी नैतिकता ज्यादा होगी, वो जो घोल बनेगा उसको बोलेंगे गवर्नेंस। इसीलिए मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की जाती है। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए, और बताता हूं उपाय। ऑफिस में जैसे वो कह रहा है ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कह रहा है, इसीलिए बार बार पढ़ना पड़ता है ना क्वेश्चन को कि कोई गलत ना लिखा जाए। लोक सेवक में, लोक सेवक का मतलब यहां पर अधिकारी की बात हो रही है। तो अधिकारी के पास अधिकार भी तो होता है, बिना अधिकार के कैसा अधिकारी? तो ऐसी दशा में देखा जाए तो कोई अधिकारी है तो वो कार्य आवंटन करता है। अधिकारी जो है वो देखा जाए तो बताइए लोगों के भीतर जो है कौन कौन सा व्यक्ति किस योग्य है, कार्य का आवंटन करता है। तो ऑफिस में तमाम तरह के लोग होते हैं, तो उनकी योग्यता और क्षमता को देखते हुए कार्य का सही आवंटन कर सकता है। कोई व्यक्ति देखिए जहां पैसे रुपए का हिसाब किताब होता है और अधिकारी चाहता है कि नहीं ईमानदारी से काम होना चाहिए, वहां पर ऐसे व्यक्ति को रखेगा जो वास्तव में ईमानदार हो। क्योंकि भ्रष्ट व्यक्ति को रख देगा, 5,000 रुपया लेगा, 2,000 रुपया रजिस्टर में चढ़ाएगा, 3,000 रुपया इधर उधर कर देगा। ये बताइए अधिकारी को ऐसे कार्य का आवंटन इस प्रकार से करना चाहिए जिससे सभी लोगों की योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन हो सके। लिख लेंगे, अगला चला जाए। अरे जो इच्छा हो लिखिए, बस सही होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा और यदि आगे लिखेंगे, चूंकि व्यापक रूप से भी लिख सकते हैं। ये बताइए पुरस्कार और दंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। पुरस्कार और दंड का मतलब है कि लोक सेवक को जो यदि कोई अच्छा से कार्य चल रहा है, नैतिक व्यवहार के आधार पर ऑफिस में कार्य चल रहा है, तो ऐसा साधन अपनाना चाहिए कि लोगों को पुरस्कार दिया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। अब कोई यदि गलत कार्य करता है तो ऐसे समय उसको दंडित भी किया जा सकता है। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। अब फिर समय समय पर जो है ऑफिस में लोगों की समस्या को भी सुना जाए, जिससे जो है कोई अंतर्द्वंद और किसी प्रकार से जो है वह संदेह की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। देखिए जीवन में 3 चीज ध्यान रखिए। पढ़ाना अलग चीज होता है, पढ़ाना अलग चीज होता है, पढ़ना अलग चीज होता है, अब परीक्षा पास करना अलग चीज होता है। ये मत समझिएगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं परीक्षा पास ही कर लूंगा, और ये मत समझिए कि आप पढ़ रहे हैं तो परीक्षा पास ही कर लेंगे। परीक्षा पास करने के लिए आपके पास 4 चीज होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड जबरदस्त आपका काम करना चाहिए। पहला जो चीज है, सिलेबस पढ़ना अलग चीज होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए कि कोई प्रश्न आया आपने पढ़ लिया, कोई प्रश्न आया तो तुरंत प्रश्न समझ में आना चाहिए। वो तो बिना पढ़े तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन
प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए। और दूसरा चीज देखिए, अभी मैं बार बार कहता हूं कि आपके लिखने की क्षमता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप इतनी तेजी से लिख सके कि 5 मिनट में आप 100 शब्द लिख सकें। और तीसरा चीज होता है कि एक ही समय आपके दिमाग में बहुत सारा चीज एक साथ चलना चाहिए। मतलब दिमाग सरदर्द की दवाई खाकर एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। मतलब सरदर्द की दवाई खाने से दिमाग तेज नहीं चलता है, शांत पड़ जाता है। कभी भी परीक्षा भवन में सरदर्द की दवा नहीं खानी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि खा लेंगे सुस्त पड़ जाएंगे। अब सुस्त पड़ जाएंगे तो दिमाग तो तेजी से चलेगा नहीं आपका। और चौथा चीज मैं बार बार कहता हूं, जो प्रश्न है हमको उसी के आसपास सोचना चाहिए, बस। ये 4 चीज हमेशा ध्यान रखना। आप पढ़ाई लिखाई अपने जगह पर है। हम लोग मान लीजिए मुखर्जी में पढ़ा रहे हैं, अभी मान लीजिए सब टीचर लोग को पकड़ के यूपी पीसीएस दिलवा देंगे तो पीटी नहीं पास होंगे, बाकी तो छोड़ दीजिए, मेन सोच के तो बात दूर रही। क्योंकि पढ़ना पढ़ाना अलग खेल है, परीक्षा पास करना अलग है। तीसरा प्रश्न चलिए उस पर चर्चा किया जाए। अच्छा, 2 का ए, तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए हाँ अगला है, हाँ ठीक है, तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए निवेश इनपुट के विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव, यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए निवेश के विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव एक बहस का मुद्दा है। उपयुक्त उदाहरण के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ठीक है। अब यहां पर जो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो पहले तो इसमें 3 चीज देखिए लिखना है। पहला तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा अर्थ लिखना है इसमें, फिर उसके बाद लिख रहा है कि विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव। तो यहाँ पर एक डिजिटल प्रौद्योगिकी के बारे में जो है, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है, सकारात्मक प्रभाव है, और इसका क्या नकारात्मक प्रभाव है। और 1-2 लाइन सुझाव सहित मूल्यांकन कर दीजिए, क्योंकि आलोचना आपने कर दिया ना, यही तो नकारात्मक प्रभाव ही तो आलोचना हो गया, ये आलोचना हो गया। इसका जो है समाज पर अच्छा प्रभाव हो गया, समाज पर क्या इसका अच्छा प्रभाव पड़ा, ये आपको लिखना है। क्योंकि जब बांट लेंगे तो आपको लिखना जो है हमेशा आसान हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब डिजिटल प्रौद्योगिकी का मतलब ये है तो गवर्नेंस का क्वेश्चन। डिजिटल प्रौद्योगिकी का मतलब ये है कि 1990 के बाद हम लोग के यहाँ देखा जाए तो जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया बढ़ी, जो सूचना क्रांति की प्रक्रिया बढ़ी, और इस तरह से देखा जाए तो हम लोग के यहाँ जो है जो संचार क्रांति है उसमें व्यापक परिवर्तन आया। मोबाइल फ़ोन हुआ, चाहे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, तमाम जो साधन हुए, इंटरनेट के जो साधन हुए, उसको बढ़ावा दिया गया। और इन पहलुओं को जो है वो कहीं न कहीं जो है वो देखा जाए तो उसका डेटा एकत्रित करना, या मान लीजिए डेटा का प्रयोग करना, या डेटा को आपस में मिलाना, या उससे सार्थक जानकारी प्राप्त करना, या दूसरे को उपलब्ध कराना, इस तरह के पहलुओं को जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। व्यवहार में जो परिभाषा है, जितना भी जो आप भाई हमें कहते हैं पैसा निकालना हुआ, पैसा भेजना हुआ, चाहे किसी को सूचना देना हुआ, चाहे कोई प्रमाण पत्र निकालना हुआ, चाहे मान लीजिए डीएल जो है डिजिटल जो हम लोग का क्या बोलते हैं, अरे मोबाइल में नहीं हम लोग डीएल दिखाते हैं, हाँ डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर जो है डिजी लॉकर। हमें कहते हैं व्यक्ति क्या है, परिवहन वाला अपना वो कर लिया है। मान लीजिए कोई पुलिस वाले भाई साहब पकड़ते हैं तो क्या करता है, मोबाइल निकाल दिखाए थे, ये आरसी रहा, ये हमारा डीएल रहा, ये रहा। अब नहीं, घर छूट सकता है कभी। तो मान लीजिए ये सब प्रक्रियाओं को हम लोग जो है वो देखा जाए तो डिजिटल टेक्नोलॉजी कहते हैं। 4 लाइन उसको समझा दिए, कोई व्यवहार भी लिख दिए, और उसके बाद अब आ गए सीधा प्रश्न पर। कभी 150 शब्द ही लिखना है। अब इसको मान लीजिए 2-3 पॉइंट यहाँ पर जो है सकारात्मक प्रभाव लिखेंगे। देखिए, पहला चीज तो यह है कि यदि डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा तो हम लोग रियल टाइम में डेटा को साझा कर सकते हैं।
यदि किसी को, अब उसमें व्यवहार भी समझाना चाहिए कि किसी अधिकारी को यदि हमने कोई पत्र लिखा और मेल के माध्यम से भेजा तो रियल टाइम उस पर प्रदर्शित रहता है कि फला दिन फला बजे आपके पास ये सूचना आई थी, तो हम वास्तविक निगरानी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम मान लीजिए हार्डवेयर के माध्यम से उसी पेज पर यदि हम लेटर लिख कर देते हैं तो ये चीज नहीं हो सकता है। यदि हम मेल में डालेंगे तो रियल टाइम में चीजें जो है प्रदर्शित हो सकती हैं। दूसरा चीज देखिए, हम कहते हैं यदि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो अनेक बाधाओं से भी बच सकते हैं। अनेक बाधाओं से बचने का मतलब यह है कि किसी को मान लीजिए हम जो है अब प्रश्न किस संदर्भ में लिखना है, तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए निवेश के विश्वसनीय स्रोत, डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रभाव एक बहस का मुद्दा। ठीक है, सामान्य बात लिखना है, कोई लोक सेवक से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। इसमें आप लिख सकते हैं कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अनेक बाधाओं से बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए सब करिए, किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो उसको समय से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी के पास कोई सूचना उपलब्ध कराना है, सूचना उपलब्ध कराया जा सकता है। किसी को मान लीजिए, अब उसमें देखिए व्यवहारिक लिखना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट है, तो हमने कोई जांच कराया तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो यदि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो उस पर जो है स्वास्थ्य का अपना जो रिपोर्ट है, जो हमारा मान लीजिए हमने लाल पैथ में कुछ टेस्ट करवाया तो उस टेस्ट की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को जो है हम देखा जाए तो तुरंत दिखा सकते हैं। तो जो काम ज्यादा समय में किया जा सकता है वो कम समय में हो सकता है, और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी हो सकती है, भ्रष्टाचार से भी बचा जा सकता है। अब फिर देखिए, अब देखिए कुछ सरकारी भी लिखना चाहिए। ये तो आपने व्यवहारिक लिख दिया, सामाजिक लिख दिया। ये बताइए, यदि मान लीजिए हम लोग के यहाँ पब्लिक पॉलिसी बनता है, नीति बनता है, तो नीति बनता है तो कहीं पर यदि बाढ़ आता है, कहीं भूकंप आता है, कहीं पर मान लीजिए सब करिए कि कोरोना में लोगों को जो है भोजन उपलब्ध कराना था या तमाम जो चीजें थी, तो यदि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो वहां का त्वरित सर्वेक्षण करके, वहां की त्वरित जानकारी प्राप्त करके कहीं न कहीं उचित कार्रवाई किया जा सकता है। जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आने पर जो है वहां पर वीडियोग्राफी करवा कर जो है अधिकारी जान सकता है कि वहां पर किस तरह की समस्या है। तो बताता हूं देखिए ध्यान से और पढ़िए। तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए इनपुट के विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रभाव बहस का मुद्दा है। रिलायबल लिखा तो है अंग्रेजी में, रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट ऑफ रेशनल डिसीजन। रेशनल डिसीजन का मतलब होता है कि तर्कसंगत निर्णय लेने में यह किस प्रकार से सहायक है। तो बताइए, जो हमने बताया कि भाई कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो यदि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वहां पर वीडियोग्राफी करवाते हैं या वहां पर लोगों से सीधे सूचना प्राप्त करते हैं, लोगों से हम सीधे बातचीत करते हैं, तो हम वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं और तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सही हम लोग बोल रहे हैं। बहस का मुद्दा का मतलब होता है पक्ष विपक्ष में तर्क। बहस के मुद्दे का मतलब होता है पक्ष विपक्ष में तर्क। और फिर देखिए वो लास्ट में उसके बाद लिख रहा है कि उपयुक्त उदाहरण के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसका मतलब कि जो बहस का मुद्दा है तो उस बहस के मुद्दे में कुछ सकारात्मक पक्ष होंगे, कुछ नकारात्मक पक्ष होंगे। तो हम लोग को पहले सकारात्मक पक्ष लिखना उदाहरण सहित, तभी तो उदाहरण में बोलना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए आप फोन से कहीं पर पूछेंगे कितना बाढ़ आया है, अरे वीडियोग्राफी करवा के मंगवा लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने लोग पानी में तैर रहे हैं, कितने लोग का घर डूबा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं, अरे तमाम एग्जाम्पल, मान लीजिए वो जो है बायोमेट्रिक सिग्नेचर है, बायोमेट्रिक सिग्नेचर है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए जरूरी है ना, कोई व्यक्ति स्कूल में 10 बजे आया है कि 10:10 पे आया है, बायोमेट्रिक सिग्नेचर वाला मशीन लगवा दीजिए, 500-700 रुपये का मिलेगा, आइए लगाइए और उसको सीधे इंटरनेट के माध्यम से अपने मोबाइल से जोड़िए और वहीं पर बैठ के देख लीजिए कितने बजे कौन टीचर आया है, कौन टीचर किस क्लास में है। तो सभी क्लासरूम में हम लोग यदि मान लीजिए कैमरा लगवा दें तो उससे हम लोग जान सकते हैं। मान लीजिए मुखर्जी में सब जगह कैमरा लगा हुआ है, तो यहाँ पर मान लीजिए किसी बच्ची के साथ कोई भी दुर्घटना होता है तो उस कैमरे से हम लोग पता कर लेंगे ना कि कौन व्यक्ति था, क्या था, तो सही से हम लोग मुकदमा भी तो दायर कर सकते हैं। यहां उदाहरण का मतलब आपको कुछ सामाजिक उदाहरण देना है, कोई भी उदाहरण दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं, ऐसे समझिए, और कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं। मान लीजिए विभिन्न विभाग हैं, उप विभाग हैं, मंत्रालय हैं,
तो ऐसे दिशा में हमारे यहाँ जो है वो देखा जाए तो हायरार्किकल सिस्टम होता है। नीचे से जो है जिले स्तर से, तहसील स्तर से सूचना जिले स्तर पर जाती है, जिले स्तर से कमिश्नरी पर जाती है, कमिश्नरी से मुख्यालय में जाता है, मुख्यालय से जो है वो दिल्ली में सूचना आता है, फिर नीति बनाया जाता है। तो ऐसी दिशा में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विभिन्न विभाग, मंत्रालय, उप मंत्रालय की सूचना को जो एकत्रित किया जा सकता है और उसके आधार पर त्वरित केंद्र सरकार जो है निर्णय ले सकता है। ठीक तो है, जोड़ने का कला चाहिए। मैं बताया अभी आपको तीसरा नंबर लिखा था परीक्षा पास करने की कला। इतना वहां समय नहीं रहता सोचने विचारने का। एक बार क्वेश्चन पढ़े सीधा लिखना शुरू करना है, क्योंकि 3 घंटा में पूरा पेपर करना है। ये भी तो मजबूरी है। एक ही क्वेश्चन पर लगेंगे आधा घंटा विचार विमर्श करने तक तो हो चुका। अब जा देखिए, अब कुछ इस तरह से लिखे पक्ष वाला, आप विपक्ष वाला कुछ लिख दीजिए। जिससे हमारे कुछ विपक्ष का लिख देना है। अब विपक्ष का कैसे लिखना है ये बताइए। जितना समस्या है यहां पर समस्या को लिख देना है। जैसे डिजिटल अपराध, मान लीजिए साइबर अपराध हो रहा है, हैकिंग है, या मान लीजिए देखते हैं कि उसका भी उदाहरण लिख दीजिए कि भाई जैसे मान लीजिए लोग भीम का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ प्रयोग कर रहे हैं, या इसी प्रकार से मान लीजिए गृह मंत्रालय से सूचना का आदान प्रदान हो जाता है। दूसरा देश जो है वो देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो सेना से संपर्क कर लेता है और इस तरह से गोपनीय जानकारी हासिल कर लेता है। यदि डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं होता तो कहीं ना कहीं गोपनीय जानकारी हम लोग की पाकिस्तान नहीं पहुंचती ना। क्यों? हाँ नहीं, यहां डिजिटल टेक्नोलॉजी की समस्या के संदर्भ में लिखना है। प्रश्न को देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, हम कहते हैं आप डिजिटल तरीके से सूचना प्राप्त कर रहे हैं तो हैकर्स हो सकता है कि सब सूचना बीच में ही हैक कर लेता हो। यदि डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं होती तो सूचना हैक नहीं ना होता। ये भी तो चीज है। मान लीजिए कहीं पर पुलिस कार्रवाई के लिए लोग जा रहे हैं और ऐसी दिशा में डिजिटल टेक्नोलॉजी है तो आपके फोन को हैक करके मैं ट्रेस कर सकता हूं कि आप कहां तक पहुंचे हैं। तो इससे अपराधी कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो अपराधी बच भी तो सकता है। जितनी तरह की समस्या है, या मान लीजिए सपोज करिए कि हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो आजकल प्रदूषण की भी तो समस्या डिजिटल टेक्नोलॉजी में, जो मान लीजिए चिप्स और तमाम जो चीजें प्रयोग की जाती हैं, जो मान लीजिए लेड से ऊपर की जो चीजें हैं, रेडियोएक्टिव जो पदार्थ है उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखा जाए तो वेस्टेज जो है वो ई वेस्टेज की जो समस्या है उससे पर्यावरण की समस्या बढ़ रही है। इस तरह से लिखना है। चलिए अगला, इतना ही 150 शब्द लिखना है। अगला चलिए 2 का भी, नैतिक दुविधाओं का समाधान करते समय एक लोक अधिकारी को कार्य क्षेत्र के ज्ञान के अलावा नव परिवर्तनशीलता, उच्च क्रम की रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण सहित जो है चर्चा करें। देखिए आप लोगों को दुविधा में पढ़ाया था, नैतिक दुविधा तो पढ़ाया था। अब यहां जो प्रश्न है पहले प्रश्न का स्वरूप बना दें। नैतिक दुविधा का समाधान करते समय सबसे पहला काम तो नैतिक दुविधा को 4 लाइन लिखिए कि नैतिक दुविधा है क्या। अब फिर उसके बाद लोक सेवक के कार्यक्षेत्र ज्ञान के अलावा, इसका मतलब कि नैतिक दुविधा के समय जो है, नैतिक दुविधा के समय जो लोक सेवक है उसमें क्या जो है रचनात्मकता होनी चाहिए, क्या परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। इसमें 2 चीजें हैं, रचनात्मकता और जो है नव परिवर्तनशीलता। अब जरा सा जो है देखिए, एक तो इनोवेशन और दूसरा है क्रिएटिविटी। अंग्रेजी में जैसे मान लीजिए इनोवेशन शब्द लिखा है, नव परिवर्तनशीलता और क्रिएटिविटी। तो यहां पर देखिए अब 2 चीजें हैं। अब प्रश्न के संदर्भ में हम लोग को क्या करना है कि 2 ही चीज लिखना है, एक ये और एक ये, क्योंकि तीसरा चीज तो उसमें कुछ है नहीं, उदाहरण लिखना है। मान लीजिए इसी में जब हम लोग जो है इसको लिखेंगे तो उदाहरण भी जोड़ते रहेंगे। अब नैतिक दुविधा क्या है? नैतिक दुविधा यही तो था कि ऐसी परिस्थिति जहां पर व्यक्ति जो है किसी एक पक्ष में निर्णय नहीं ले पाता है और कहीं ना कहीं दोनों पक्ष में जो है कुछ अच्छी चीजें होती हैं
कुछ बुरी चीजें होती हैं, और ऐसी दशा में दोनों का निर्धारण करते समय व्यक्ति जो है किसी निर्णय पर पहुंचने की स्थिति में नहीं रहता है। ऐसी जो स्थिति बनती है उसी को हम लोग जो है नैतिक दुविधा कहते हैं। लिख दिए। अब इसके बाद जो है ये बताइए, अब इसका जो है एक एक दो मैं बताता हूं कैसे लिखना पड़ेगा। देखिए, नैतिक दुविधा की जो परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति में सबसे पहला चीज होता है कि उस समय किस चीज को जो है हम प्राथमिकता दें। यदि कोई नैतिक दुविधा आ गया तो उस समय की परिस्थिति को देखना होता है कि उस समय ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो हमको जो है वो उसको प्राइमरी मानना चाहिए, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, तब हम नैतिक दुविधा से बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप क्लास पढ़ने आ रहे हैं और घर पे किसी का तबीयत खराब हो गया। क्लास भी जरूरी है, तबीयत भी जरूरी है, लेकिन किस चीज को प्राथमिकता दिया जाएगा? तबीयत को, क्लास को नहीं। क्योंकि क्लास का आपको पता है कि वीडियो मिल जाएगा, तब इसके लिए घर पर किसी का तबीयत खराब है उसको छोड़कर आके क्लास करना जो है ठीक नहीं है। ऐसे उदाहरण लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दूसरा चीज देखिए, कभी कभी नैतिक दुविधा की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उसी का समाधान तो बताया। पहला समाधान क्या हुआ? उस समय की आवश्यकता, समय की आवश्यकता, कि उस समय की क्या आवश्यकता है, उस समय कौन सी चीज जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम मान लीजिए कोई निर्णय लेंगे तो हमको बार बार सोचना पड़ेगा ना कि उस समय क्या चीज जरूरी है, तो उस समय की परिस्थिति को ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा चीज देखिए, दूसरा चीज होता है कि जब कोई दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमको जो है, जैसे मैं अंतःकरण पढ़ाया था, तो अंतःकरण की आवाज, अंतःकरण की आवाज का प्रयोग करना चाहिए। आवाज का प्रयोग पढ़ा चुका हूं आप लोग। अंतःकरण की आवाज का मतलब कि अंतरात्मा क्या कह रही है। भाई अंतरात्मा भी तो कहती है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अंतरात्मा की आवाज का प्रयोग किया जाए। जब मान लीजिए व्यक्ति सोच सोच के थक जाता है तो कहता है कि जो मन कह रहा है वही करूंगा चुपचाप, अब बहुत परेशान हो चुका हूं। और तीसरा चीज देखिए, तीसरा चीज होता है समाज का व्यवहारिक ज्ञान। मतलब समाज के व्यवहारिक ज्ञान का मतलब होता है कि जो समाज में सामान्यतः लोग करते हैं उस चीज को प्राथमिकता देना चाहिए। समाज का व्यवहारिक ज्ञान, समाज का व्यवहारिक ज्ञान। और चौथा चीज होता है कि एक होता है दीर्घकालिक उपाय, एक होता है तात्कालिक उपाय। तो किसी भी समस्या का समाधान हमको तात्कालिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक लाभ के लिए करना चाहिए। कि आज तो तात्कालिक लाभ होगा, लेकिन यदि उसका नुकसान हो रहा है तो भले ही थोड़ा सा कष्ट होता है, कष्ट हो जाए, लेकिन हम लोग को दीर्घकालिक समाधान करना चाहिए। जो ग्रीन पढ़ाया था, सामान्य हित, सामान्य हित का प्रयोग किया जाए, जनरल बिल का प्रयोग किया जाए। और दीर्घकालिक उपाय, दीर्घकालिक पहलू। ये मालूम क्या मैं लिखवा रहा हूं? नैतिक दुविधा के समाधान के लिए थ्योरी के कॉपी किसी के पास है? आप देखिए अपने कॉपी में पढ़ा रखा हूं कि नैतिक दुविधा के समाधान का क्या प्रयास है। तो जो प्रयास लिखवाए तो चुपचाप उसी को उतार देना, कुछ नहीं करना इसमें। उसी अरे अंग्रेजी पढ़िए, इनोवेशन क्रिएटिविटी लिखा है। इनोवेशन का मतलब होता है कि इनोवेटिव विचार का मतलब कुछ नया विचार, नया विचार का मतलब है नवाचार। नवाचार का मतलब होता है कि परंपरागत चीजों से हटकर कुछ सोचना। तो आज जो उत्तर आधुनिक समाज है, उस उत्तर आधुनिक समाज के परिप्रेक्ष्य में सोच कर निर्णय लिया जाना चाहिए। ये बताइए, आज के उदाहरण बताता हूं। आज के मान लीजिए 50 साल पहले जो है वो देखा जाए तो हम लोग उतनी स्वतंत्रता जो है महिलाओं को नहीं देते थे, लेकिन आज जो है स्वतंत्रता देते हैं। जैसे हम है वैसे महिला भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मान लीजिए सबको करिए कि आप यदि नैतिक दुविधा की स्थिति में है, मान लीजिए हमें कहते हैं आपकी बेटी है, वो दूसरे कास्ट में शादी करना चाहती है, दूसरे धर्म में शादी करना चाहती है, और आपकी बेटी है उससे आप बहुत लगाव रखते हैं,
तो ऐसी दिशा में आप क्या करेंगे? आप वही लिखिएगा अपने हिसाब से। देखिए ऐसा होता है, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, अपने लिए क्यों आप 21वीं सदी की बात सोच रहे हैं, आप बेटी के लिए, महिला के लिए जो 17वीं सदी की बात सोच रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अपने लिए तो आप सोच रहे हैं, अपने लिए तो सोच रहे हैं 21वीं सदी का, आप बेटी के लिए सोच रहे हैं 17वीं सदी का। भेदभाव की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए, एक नैतिक दुविधा ही तो है। तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो एक नवाचार की परिस्थिति है कि नहीं? अरे भाई शादी ब्याह तो किसी से हो सकता है, बच्चे की खुशहाली ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि बच्चा मान लीजिए दूसरे जाति में, दूसरे धर्म में शादी करके यदि खुश रह सकता है, उससे विचार विमर्श करके आपको लगता है कि नहीं खुश रह सकता है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपना जीवन जी चुके, आप अमर नहीं हैं। तो अमर नहीं है तो ऐसी दशा में अगली पीढ़ी जो है जो करेगी, अगली पीढ़ी वो अगली पीढ़ी भोगेगी। ऐसी दशा में हम जो है तुम्हारी खुशी में जो है साधक बन सकते हैं, बाधक नहीं। यदि तुम्हें लगता है कि नहीं दूसरी जाति में शादी करके हम ज्यादा खुशहाल रह सकते हैं, चलो हम भी शादी में चलेंगे, ये मनोवृत्ति होनी चाहिए। जो हरियाणा में जो है देखा जाए तो ऑनर किलिंग जो होता है, ये देखिए ये लिखवा रखा हूं, सामान्य रूप से समाधान के साधन न्याय उपागम, देखिए ये उतार देना है, कुछ नहीं करना है। उपयोगितावादी उपागम, सद्गुण उपागम, सर्वहित उपागम, ये बस यही लिख देना है। कॉपी में खोजेगा तो उत्तर उसका मिलेगा। वो तो मुझको याद आया कि नहीं उसमें लिखा है। चलिए आगे, अब इसको करने की क्या जरूरत है, वो तो लिख ही लेंगे। अगला चलिए, ये 2 हो गया, कोई बात नहीं, जैसे मैं भी नैतिक समाधान लोक कार्य क्षेत्र के ज्ञान के अलावा हो गया। तीसरा मान लीजिए विवेकानंद का है, वो तो आप लोग लिख लेंगे, उसका छोड़िए। अब देखिए ऐसे जो प्रश्न आते हैं, ये वाला मैं बता रहा था कि जैसे स्वामी विवेकानंद तो आपने पढ़ा, थोड़ा बहुत आप लिख देंगे। अब जैसे है, हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते। दलाई नामा। अब दलाई नामा जो है 1000 लोगों में से एक व्यक्ति पढ़ के गया होगा, एक व्यक्ति में बहुत ज्यादा बता दिया। ऐसा कोई कोचिंग वाला जो दलाई नामा पढ़ाया हो, असंभव। और ऐसे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे, ऐसा पूछेगा कि जो आप वही सुनेंगे। लेकिन ये बताइए, सामान्य नागरिक होने के नाते जो है हम लोग दलाई नामा के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं ना, कि दलाई नामा कौन थे। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि 4-5 लाइन की भूमिका लिखनी चाहिए। अब दलाई नामा किस धर्म से संबंधित है? कन्फ्यूशियस। भाई कन्फ्यूशियस धर्म बौद्ध धर्म का ही तो रूप है, तो बौद्ध धर्म के बारे में तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया। अब लिंक मिल गया ना लिखने का, इतने खोजना है क्वेश्चन में कि आप 4 लाइन अपना लिख दीजिए कि दलाई नामा तिब्बत के जो है धर्म गुरु हैं। और ऐसी दिशा में देखा जाए तो बौद्ध धर्म के अनुयायी कन्फ्यूशियस धर्म, और कन्फ्यूशियस धर्म जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ऐसी दिशा में दलाई नामा जो है एक प्रकार से देखा जाए तो धार्मिक गुरु भी हैं, और कहीं न कहीं जो है वो चीन के लिए समाज सुधारक के रूप में भी रहे हैं। और दलाई नामा कोई व्यक्ति नहीं है, दलाई नामा एक जो है देखा जाए तो आनुवांशिक प्रथा है, आनुवांशिक प्रथा है। धर्म गुरुओं को हम लोग जो है वो देखा जाए तो दलाई नामा कहते हैं। और ऐसी दिशा में दलाई नामा की वही शिक्षा है जो बुद्ध भगवान की है। 4 लाइन लिखाया। अब उसके बाद मेन पैटर्न पर चलेगा जो पूछा है, हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर सकते। बस अब बुद्ध भगवान का जो मैंने फिलॉसफी लिखवाया, चुपचाप लाकर सेट करके छोड़ देना, हो गया। भाई बुद्ध भगवान कहते थे ना समुत्पाद, समुत्पाद का मतलब दुख है। दुख है तो दुख का कुछ कारण है, दुख का कुछ जो है वो देखा जाए समुदाय है, उसका कुछ समाधान है, उसी को लाकर सेट करके छोड़ देना, हो गया। अब उसके चक्कर में दलाई नामा मत पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ऐसे 1-2 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको परेशान करेंगे एग्जाम में, उसका भी सलूशन बताया। देने को तो कुछ भी पूछ लेता है, मैं बताया तो उल्टे से कुछ भी पूछता रहता है। अब जो चलिए, परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं, हमें एक दूसरे की जरूरत है और जितनी हम जल्दी इसे सीख लें यह हम सबके लिए उतना ही अच्छा है। एरिक्सन।
अब एरिक्सन कौन पढ़ा होगा? मान लीजिए दलाई लामा पढ़ भी लिया हो तो एरिक्सन कौन पढ़ा होगा? कोई नहीं। अब मान लीजिए कोई नहीं तो अब उसको लिखना तो है ना, छोड़ के थोड़े ना आना है। तो मैं बता रहा था, अब उसको कैसे लिखा जाएगा उसका भी तरीका बताता हूं। कुछ नहीं करना है, जितना एथिक्स पढ़े हैं उसको सार्थत्व लेकर सेट करना है, प्रश्न को मिलाकर लिखना है। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा बात बता रहा हूं कि जो कोई एथिक्स पढ़ा रहा होगा तो बोलेगा मैं तो एरिक्सन भी पढ़ा दिया था। बोलने को क्या जाता है? न कोई पढ़ा होगा और न कोई पढ़ाया होगा। एग्जाम में ही इसका उत्तर लिखना है। इसी के लिए हम लोग 2.5 महीना पढ़ रहे थे। ऐसे सब क्वेश्चन का उत्तर अब देखिए, अब इसको मैं बोल रहा हूं, सुनिए। सबसे पहला काम करिए, एक पहले 4 लाइन का इसका भूमिका बनाइए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर जो है मान लीजिए 3 का सी है, तो पहले एक इसका भूमिका बनाइए, फिर कथन की पुष्टि के लिए तर्क दीजिए। कथन की पुष्टि से संबंधित तर्क तथा उदाहरण, और फिर इसके बाद वर्तमान परिस्थिति में वर्तमान परिस्थिति को जोड़कर इसका मूल्यांकन लिखना है। बस ये बना फॉर्मेट। देखिए अब पहले भूमिका बताता हूं। ये प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हमें एक दूसरे की जरूरत है। जितनी हम जल्दी से सीख लें हम सबके लिए उतना ही अच्छा है। ये बताइए, वैश्वीकरण का ही तो प्रश्न है, अंतर संबद्धता का प्रश्न है। तो भूमिका वैश्वीकरण से बनाइए कि आज जो है विश्व देखा जाए तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। 1990 के बाद जो है पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। पूंजी हुआ, मान लीजिए पूंजी निवेश हुआ या सामान का आदान प्रदान हुआ या इसी प्रकार से सेवा क्षेत्र हुआ, सब आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है। और किसी भी एक देश की जो आवश्यकता है वह जो अपने देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। तो अन्योन्याश्रितता, इंटरडिपेंडेंसी आज की वास्तविकता है। और ऐसी दिशा में देखा जाए तो आज जो है उत्तर आधुनिक समाज में जीवन जीने के लिए कहीं न कहीं जो है दूसरे देशों से हम लोग को जो है संबंध बना के रखना पड़ता है। क्योंकि विज्ञान तकनीक का जो उत्तर औद्योगिक जो समाज है उसमें जो डिपेंडेंसी हम लोग का विज्ञान तकनीक और तमाम चीजों पर हो गया है, उसी के कारण जो है परस्पर निर्भरता की आवश्यकता महसूस होती है। ये भूमिका बन गया। और उसके बाद अब लाकर तर्क जितना पढ़े थे सब ला कर जोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। अब कैसे ये बताइए। जिस तरह से हम समाज में रहते हैं और समाज में रहकर जो है सामाजिक संगठनों से जुड़ते हैं और उन सामाजिक संगठनों से अनेक चीजों को सीखते हैं, तो परिवार में जो है जिस तरह से परिवार समाज का अंग है, अब परिवार से हम सब कुछ नहीं सीख सकते हैं और कहीं न कहीं सामाजिक संस्थाओं से जो है अन्य चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से जो है वो देखा जाए तो आज का जो समाज है वह अंतर संबंधित है। एक पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट मान लीजिए, दूसरा पॉइंट लिखिए। कुछ मान लीजिए 21वीं सदी का एग्जाम्पल लिखिए कि बताइए आज जो मानवीय आवश्यकता है वो मानवीय आवश्यकता जो है वो जटिल समाज के रूप में दिखाई देती है। आज की जो आवश्यकता है वो सरल आवश्यकता नहीं है, जटिल आवश्यकता है। और कहीं न कहीं अच्छा जीवन जीने के लिए जो है बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। कुछ हमारे देश में बनता है, कुछ दूसरे देश में बनता है। जैसे मान लीजिए चिप है, ये बताइए ताइवान चिप ही तो बनाता है। कौन सा ऐसा देश है जिसका ताइवान से संबंध नहीं है? चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो। जिस दिन वो चिप बनाना बंद कर देगा, ये सब कैमरा वगैरह मोबाइल चलना बंद हो जाएगा। सेमीकंडक्टर सबसे बड़ा उत्पादक विश्व का, ये बताइए। अन्य किसी देश में तो इतना सस्ता उत्पादन होता नहीं। ये बताइए जो एग्जाम्पल जो आपको याद आया कि जैसे वर्तमान में जो है देखा जाए तो कंप्यूटर हुआ, चाहे मोबाइल हुआ, चाहे जो तमाम चीज हुआ बिना चिप के माध्यम से नहीं चल सकता। और हर देश जो है ताइवान से संबंध बना के रखते हैं। अमेरिका भी देखा जाए तो ताइवान से संबंध बना के रखता है। इसका मतलब कि अंतर संबद्धता।
आज मान लीजिए कुछ वर्तमान समस्या ले लिए, आज पर्यावरण की समस्या है, जलवायु परिवर्तन की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, वो अंतर संबंधी समस्या है। और आज जो है राज्य केंद्रीय सुरक्षा की समस्या जो है मानव केंद्रीय सुरक्षा की समस्या में तब्दील हुई है। और ऐसी दिशा में जो है वो जो मानवीय आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए सभी देशों से जो है संबंध बनाने की आवश्यकता है, जो अंतर संबद्धता का उदाहरण है। मान लीजिए आतंकवाद का समाधान भारत अकेले तो कर नहीं सकता, पर्यावरण की समस्या का समाधान तो अकेले कर नहीं सकता। इसका मतलब कि आज जो वैश्विक चुनौती है उसका समाधान भी अंतर संबद्धता से ही हो सकता है। कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल लिए, कुछ कोरोना संकट का, कि कोरोना संकट के समय देखा जाए तो अधिकांश देशों में न तो वेंटिलेटर था और न ही जो है वह देखा जाए तो कोविड के लिए दवाई थी, न तो कोविड के लिए दवाई थी, न तो ऑक्सीजन का इतना उत्पादन था, और कहीं न कहीं कोविड का टीका भी सभी देशों ने नहीं बनाया। ऐसी दिशा में जो है भारत जो है विकासशील देशों को टीका उपलब्ध कराया। ये भी तो अंतर संबद्धता हुआ। यहां प्रश्न का मतलब ये नहीं है जितना आपको दिखाई देता है सब जोड़ घटा के सेट करके लिख देना है, और लिखिए। देखिए ये बताइए, आज जो है विकासशील देशों में जनसंख्या ज्यादा है और ऐसी दिशा में वहां पर रोजगार बेरोजगारी की समस्या है, तो दूसरे देशों से संबंध बनाकर लोग दूसरे देशों में जाकर बेरोजगारी की समस्या का निदान कर सकते हैं। अंतर संबद्धता ही तो है। जैसे जो है दक्षिण राज्यों के जो है लगभग 50 लाख लोग जो है खाड़ी देशों में रहते हैं, और इस तरह से देखा जाए तो दक्षिण के राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है खाड़ी देशों के माध्यम से चलती है। बस इतना ही लिखना है। मतलब वर्तमान परिस्थिति का, जैसे मान लीजिए मैंने बताया पर्यावरण का एग्जाम्पल लिख दिए, बेरोजगारी की समस्या लिख दिए, या मान लीजिए सब कहिए विज्ञान तकनीक का लिख दिए, इस तरह से जोड़कर। चलिए आगे। अब देखिए कुछ दार्शनिक पहलुओं को भी लिखा जा सकता है। ये बताइए, प्रकृति ने हम लोगों को आपस में अंतर संबंधित किया है। हम प्रकृति के अंग हैं, अब प्रकृति हमसे है। तो ऐसी दिशा में जिस तरह से प्रकृति में अंतर संबद्धता है और व्यक्ति जिस तरह से व्यक्ति सामाजिक प्राणी है तो प्राकृतिक प्राणी भी है, उसी तरह से पूरा विश्व जो है आपस में अंतर संबंधित है। और ऐसी दिशा में भले ही हम अलग अलग देश के रूप में रहते हैं, अलग अलग समाज के रूप में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यदि हम लोग को जो है विश्व में शांति लाना है, विश्व में जो है वह स्थायी व्यवस्था लाना है, विश्व में जो है समृद्धि लाना है, तो ऐसे दिशा में अंतर संबद्धता आवश्यक है। ये भी तो लिख सकते हैं। अब चलिए 4 का ए, अभिवृत्ति, मतलब वही एटीट्यूड। अभिवृत्ति के एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव के विकास में इनपुट का कार्य करता है। ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास करें जो एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है। ये तो आप लोगों की लिखवाया भी हूं, इसी में अपना देखिए ये भी खोज के बताएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को एक बार और पढ़ा जाए। हाँ, मानव के विकास में निवेश का काम करती है। ऐसी उपयुक्त अभिव्यक्ति का विकास कैसे करें जो लोक सेवक के लिए आवश्यक है। हाँ ठीक, लोक सेवक के लिए अभिव्यक्ति के निर्माण की सहायता है। हाँ ठीक है। देखिए इसमें जो है हम लोग को सबसे पहला चीज क्या करना है, अभिवृत्ति एक घटक है, मतलब एटीट्यूड एक हम लोग के लिए जो है महत्वपूर्ण घटक का मतलब ये हुआ कि हम लोग के लिए आवश्यक है। अब इसको पहले फॉर्मेट बनाएं। पहले तो 2 लाइन एटीट्यूड के बारे में लिख दीजिए, काम खत्म। एटीट्यूड का अर्थ पहले 2 लाइन लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसमें प्रश्न कर रहा है कि जो मानव के विकास में निवेश का काम करता है, इनपुट का काम करता है, इसका मतलब ये हुआ कि एटीट्यूड का जो है मानव विकास में क्या महत्व है या मानव के लिए क्या महत्व है। एटीट्यूड का मानव के लिए महत्व, मानव के लिए महत्व, सिंपल चीज लिखना चाहिए। मानव के लिए क्या महत्व है, और फिर इसमें है ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे किया जाए जो लोक सेवक के लिए आवश्यक है। इसका मतलब कि एटीट्यूड का विकास किस तरह से हो सकता है, अच्छे मनोवृत्ति का विकास कैसे हो सकता है, विकास कैसे हो सकता है। बस ये 3 चीज लिखना है, बस
कॉपी में आप लोग पूरा जब पढ़ते अच्छा से तो आप लोग को याद रहता है। बताइए, मैं यहाँ पर लिखवाया था एटीट्यूड लिखवाया था, फिर एटीट्यूड में एक जगह लिखवाया था कि एटीट्यूड का विकास कैसे होगा, यहीं पर कहीं लिखा है ABC, इसमें मत लिखिए क्योंकि प्रश्न दूसरा है ना, मनोवृत्ति विकास। हाँ देखिए, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, तो एटीट्यूड का मानव के लिए क्या महत्व है, तो ये संबंध लिखना है इसमें से। और फिर इसके बाद मैंने एक चीज उसमें बताया था, ये रहा मनोवृत्ति निर्माण की क्या प्रक्रिया है, तीसरा वाला आंसर ये रहा, उसी में से लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। कि 2-3 लाइन अपना मनोवृत्ति के बारे में परिभाषित कर दिए, और फिर मैं बताया कि मानव के आचरण के लिए जो क्यों महत्व रखता है उसको लिख दिए, मतलब महत्व, सीधा सा मतलब है कि महत्व लिखिए। और फिर जो है मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है उसको लिख दीजिए, थोड़ा थोड़ा ला के समय से लिख दीजिए। लिख लेंगे कि बोले? आगे चलिए। उस नैतिकता अथवा नैतिक आदर्श, उस नैतिकता अवलिक नैतिक आदर्श जिसको आप अंगीकार करते हैं से समझौता किए बिना क्या भावनात्मक बुद्धि अंतरात्मा के संकट की स्थिति से उबरने में सहायता करती है? तो इस बताइए, भावनात्मक बुद्धि का जो है वो देखा जाए तो सामाजिक महत्व क्या है, सामाजिक समस्या के निदान में भावनात्मक बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है, यही तो लिखना है। ये बताइए, भावनात्मक बुद्धि जब पढ़ाया था तो उस भावनात्मक बुद्धि में देखिए हेडिंग एक बनवाया था, उसमें हेडिंग बनवाया था ना, देखिए कि भावनात्मक बुद्धि में जो है, हाँ कि देखिए अब इसमें जो है जैसे मान लीजिए भावनात्मक बुद्धि है, तब इसमें देखिए हेडिंग बनवाया था कि भावनात्मक बुद्धि का जो है वो कि भावनात्मक बुद्धि हमारे लिए किस प्रकार से सहायक, बस वही तो लिख देना है महत्व। देखिए ये लिखवाया हूं, ये रहा भावना शासन प्रशासन में महत्व। और फिर ये नहीं लिखना है, एक सामान्य महत्व लिखना है। देखिए जैसे मान लीजिए इसमें आर्थिक और सामाजिक स्तर, ये जो सामाजिक स्तर है उसको लिख दीजिए, या कुछ उसमें अर्थव्यवस्था का मिला दीजिए। एक बार दोबारा प्रश्न पढ़ लेते हैं कि उस नैतिकता और नैतिक आदर्श जिसको आप अंगीकार करते हैं से समझौता किए बिना क्या भावनात्मक बुद्धि अंतरात्मा के संकट की स्थिति से उबरने में सहायता करती है। इसका मतलब हुआ कि संकट का, समस्या का समाधान भावनात्मक बुद्धि कैसे करती है, तो भावनात्मक बुद्धि का महत्व वो लिखना है सीधा से। भावनात्मक बुद्धि हमारी किस प्रकार से सहायता करती है। अब चलिए ये बताइए, हम लोग देखिए इतना प्रश्न पढ़े हैं, यहां से पढ़ रहे हैं ना, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो सामान्य समझ से नहीं लिखा जा सकता है? कुछ तो हम लोग पढ़े भी और कुछ सामान्य समझ से भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए 7-8 प्रश्न हम लोग पढ़ दिए। इसीलिए पढ़ा हूं कि जिससे आपको ये पता चले कि ऐसा नहीं कि कोई कठिन क्वेश्चन आता है, बस डर डर के लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा। अब देखिए, अब लिखा है एक, पढ़िए भाई, हाँ मान उससे संबंधित है, हाँ कोई भी समस्या है तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा कि शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाना जाना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न और मानवाधिकार के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा। खुले समाज और लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले किसी राष्ट्र द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण करें। देखिए यहाँ पर यूएनओ का थोड़ा सा 2 लाइन हवाला दे सकते हैं कि यूएन चार्टर में देखा जाए तो शरणार्थियों के लिए एक विशेष क्लास बनाया गया है, और ऐसी दिशा में अधिकांश देशों ने उस पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। ध्यान रखिएगा, भारत ने हस्ताक्षर शरणार्थी वाले पर नहीं किया है, लेकिन अधिकांश देशों ने उस पर हस्ताक्षर किया है। और ऐसी दशा में यदि किसी देश में कोई समस्या उत्पन्न होता है, गृह युद्ध होता है या कोई युद्ध की समस्या आती है, तो पूरे विश्व का यह कर्तव्य बनता है कि कहीं न कहीं उसकी मदद की जाए
अब जो मानव अधिकार की संकल्पना है उस पर चूंकि सब देश सहमत है, इसलिए मानव अधिकार की रक्षा का प्रयास जो है संपूर्ण विश्व के माध्यम से होना चाहिए। और कहीं न कहीं जो है यह पहलू जो है वो देखा जाए तो विश्व सहिष्णुता या विश्व शांति, इन सब चीजों के लिए भी आवश्यक है। 4 लाइन के पहले भूमिका लिखे। कि सबसे पहला काम तो प्रश्न के संदर्भ में 4 लाइन का भूमिका, यूएन का चार्टर लिखते हुए ह्यूमन राइट के बारे में थोड़ा बताते हुए 4 लाइन समझाए। अब फिर इसके बाद अब चूंकि प्रश्न ये है कि मानवाधिकार के उल्लंघन का सामना करना पड़े खुले समाज और लोकतांत्रिक, तो देखिए प्रश्न क्या लिखना है कि जो लोकतांत्रिक देश हैं, जो हम लोग के यहाँ विश्व में जो है लोकतांत्रिक जो व्यवस्था चल रही है, तो ऐसे दिशा में जो उस संदर्भ में इसका क्या महत्व है, यही तो लिखना है कि विश्व में वैश्विक जो लोकतंत्र है, वैश्विक लोकतंत्र की रक्षा में शरणार्थी को आश्रय देना कहां तक संगत है, कहां तक संगत है, ये लिखना है। और फिर उसके बाद जो है कुछ समस्या लिखकर उसका मूल्यांकन करना है। तो ये बताइए भाई, कोई शरणार्थी है तो सीधी सी बात है कि किसी भी देश में कोई समस्या आ सकता है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि मान लीजिए दूसरे व्यक्ति पर कोई समस्या आ गया, दूसरा व्यक्ति सड़क पर गिरा हुआ है, छोड़ देते हैं, ऐसे ही गिरते होते रहते हैं लोग। ये भी तो सोचना चाहिए कभी हम भी गिर सकते हैं, इसलिए उसको उठा दीजिए, क्योंकि आप इसके बाद हम ही लोगों का नंबर आने वाला है। तो मान लीजिए सपोज करिए ये एक प्रकार से किसी देश में कोई समस्या आता है, मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, वो देश यदि मुसीबत में आ जाता है, तो आज वैश्विक नागरिकता की अवधारणा है। आज वैश्विक काल में जो है वैश्विक नागरिकता की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऐसी दिशा में यदि हम उस शरणार्थी की मदद नहीं करेंगे, कोई देश मदद नहीं करेगा, तो ये वैश्विक नागरिकता की भावना से मेल नहीं खाता है। जैसे रोहिंग्या के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी पहलू का जो है समर्थन किया था। जब सरकार ने कहा कि रोहिंग्या लोगों को हम नहीं रखेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। भले शरणार्थी जो चार्टर उस पर हमने हस्ताक्षर नहीं किया है, लेकिन कहीं न कहीं भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत को रोहिंग्या लोगों को अपने यहाँ रखना चाहिए। और जब सामान्य परिस्थिति होगा तब उन लोगों को हम लोग जो है वो भेज सकते हैं, क्योंकि ये मानव अधिकार का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी तर्क दे सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा देखिए, अब उसका उल्टा भी लिखना चाहिए। यदि हम रोहिंग्या लोगों को अपने देश में शरण न दें, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करें, तो ऐसी दिशा में जो है भले ही हमारा संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था रखता है, लेकिन यह अनैतिक कार्य जो है वास्तव में विश्व में जो है हमें अलोकतांत्रिक देश के रूप में जो है वह देखा जाए तो एक प्रकार से जो है पहचान दिलाने का प्रयास करेगा। यदि हम उल्टा लिखिए, यदि हम ऐसा न करें, किसी शरणार्थी को हम अपने शरण न दें, तो यह एक प्रकार से देखा जाए तो अनैतिक कार्य होगा, अनैतिक कार्य होगा। अरे ये बताइए, इतने लोग हैं हमारे यहाँ, इतने लोग हैं, 10 लाख और रह जाएंगे 2, 4, 5 साल, ऐसा कौन सा आफत आ गया? ये बताइए, 10 लाख लोग बांग्लादेशी लोग हैं ना, कम बता रहा हूं, ज्यादा है। रोहिंग्या लोग ज्यादा कितने, 1 लाख 2 लाख, यही तो हमें कहते हैं। जब बांग्लादेशी इतने दिन से हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो ऐसे समय यदि हम किसी शरणार्थी को यदि 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए रख लेते हैं, मान लीजिए यूक्रेन, देखिए यहाँ पर यूक्रेन का भी संकट लिख सकते हैं। जैसे यूक्रेन में संकट उत्पन्न हुआ और यूरोप के देशों ने जो है यूक्रेन के लोगों को लिया, इसीलिए हम यूरोप के देशों को सभ्य देश कहते हैं और लोकतांत्रिक देश कहते हैं, क्योंकि वह शरणार्थियों की मदद करते हैं। यदि कोई देश जो है वह शरणार्थियों की मदद नहीं करता है, तो ऐसे दिशा में यह वास्तव में अनैतिक कार्य होगा और उस देश के लोकतांत्रिक होने का जो दावा है उस पर भी प्रश्न जो है उठाने का प्रयास करेगा। आप कहते हैं कि बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर आ जाए और वो मान लीजिए 2 दिन से भोजन नहीं किया है, हम सब लोग बैठे हैं, मान लीजिए यहीं पर आके रोना शुरू कर दे कि हम भोजन नहीं किया, तो हम लोग क्या करें? सबसे पहले उसको भोजन कराएंगे ना, ऐसा तो नहीं है?
भोजन उसको कराएंगे ना। ये बताइए कि चलो भैया भोजन तुम कर लो यार, बाद में पढ़ाई लिखाई हो जाएगा, देख लिया जाएगा, पहले उसको भोजन करा दिया जाए। तो यहां पर यदि आप मान लीजिए सब करिए कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई देश ऐसा करता है तो वह लोकतांत्रिक होने का जो दावा कर रहा है उसमें सिद्धांत और व्यवहार का अंतर आ जाएगा। तीसरा तर्क देखिए, यदि मान लीजिए किसी देश में किसी नागरिकों का उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो ऐसी दिशा में जो है वो देखा जाए तो मानव अधिकार की रक्षा के लिए हम लोग शरणार्थियों को स्वीकार करते हैं। तो चूंकि अधिकांश देशों ने जो है वो 10 दिसंबर 1948 के मानवाधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है, तो उस मानव अधिकार, कुछ उसमें मानव अधिकार लिखते समय तो कंसेप्ट भी लिख देना चाहिए कि विश्व का कोई भी मानव जो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, क्षेत्र का हो, किसी भी देश का हो, उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, यही मानव अधिकार है। तो ऐसे सामने देशों को जो है मानव अधिकार की रक्षा के लिए भी शरणार्थियों को रखने की आवश्यकता होती है। ये सब लिखे, और फिर समस्या सहित मूल्यांकन लिखेंगे कि वास्तव में देखा जाए तो लोकतांत्रिक आधार पर शरणार्थियों की मदद करना जो है तर्कसंगत है, लेकिन हर देश की परिस्थिति एक समान नहीं है। देश गरीब भी हैं, पिछड़े हुए भी हैं, तो ऐसे समय देशों को अपने संसाधनों को भी देखने की आवश्यकता होती है, अपने राष्ट्रीय हित को भी देखने की आवश्यकता होती है। जैसे भारत में आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं और यह भी सर्वे बताता है कि अनेक जो है रोहिंग्या लोग जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। और ऐसी दिशा में देखा जाए तो यदि रोहिंग्या लोगों के नाम पर जो है वह आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, तो ऐसी दिशा में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शरणार्थियों को लेते समय जो है इन सब पहलुओं पर ध्यान रखा जाए। सिर्फ आदर्शवादी मानव अधिकार के नाम पर, लोकतांत्रिक मूल्यों के नाम पर शरणार्थियों को लिया जाना जो है कहीं से भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अपने देश की रक्षा, संप्रभु देश हम लोग हैं, और ऐसी दिशा में अपने देश की रक्षा, अपने नागरिकों की रक्षा देश का प्राथमिक कर्तव्य होता है। उसके बाद ही जो है ये सब मुद्दे आते हैं। ये लिखा जाना चाहिए कि हम लोग का प्राथमिक कर्तव्य अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा है। रोहिंग्या के नाम पर आतंकवादी आ गया, पूरे देश में आतंकवादी गतिविधि चलने लगा, ये कहां से तर्कसंगत है? जैसा कि सरकार का तर्क था कि शरणार्थी लोगों को जो है शरणार्थियों से अमानवीय व्यवहार करने से बचना चाहिए, यह तो तर्कसंगत है। उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, उनकी पीड़ा को समझा जाए, उनके मानव अधिकार की रक्षा किया जाए, यहां तक तो सही है। लेकिन अपने देश की जो समस्या है, अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, अपने देश की जो घरेलू परिस्थिति है, जो आतंकवाद, नक्सलवाद, इस तरह की जो समस्याएं हैं, उग्रवादी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करके ही जो है शरणार्थियों को लेने की आवश्यकता होती है। भावना में बहकर आदर्श के आधार पर शरणार्थियों को लेना, कोई भी देश अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता से खिलवाड़ कर सकता है। चलिए आगे एक बार हम पढ़ के बता तो दें। क्या सफल लोक सेवक बनने के लिए निष्पक्ष और गैर पक्षपाती होना अनिवार्य गुण माना जाना चाहिए? हाँ, ये तो लिखवाया था, बस यही लिखना है, ये वाला लिखना है। तो गैर तरफदारी तो लिखवाया, उसका महत्व भी लिखवाया हूं। थ्योरी तो हम लोग बहुत अच्छा पढ़े, कॉपी अपना दे दीजिएगा, हम भी फोटो से करा के रख लेंगे, क्योंकि हमको खुद भी इस बार अच्छा लगा। करंट तो पढ़ना पड़ेगा, करंट तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो जुड़ेगा। ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन सोशल ऑडिटिंग का मतलब ये होता है अभी। अच्छा, गवर्नेंस में, गवर्नेंस कौन कौन पढ़ा था? तो गवर्नेंस में पढ़ाया तो था सोशल ऑडिटिंग, कि सोशल ऑडिटिंग जो है वो देखा जाए तो जैसे नागरिक समाज या कोई भी अन्य व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो आय व्यय सबकी जांच कर सकता है, उसकी कार्य पद्धति को जान सकता है, और किसी से भी कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में यह है, जैसा पढ़ लिया जाए कि न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र में निष्पादन, जवाबदेही, नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक अंकेक्षण पर, मतलब सामाजिक अंकेक्षण का महत्व, सामाजिक अंकेक्षण का महत्व लिखना है। अब जैसे मैं पढ़ाया हूं गवर्नेंस में, तो मान लीजिए गवर्नेंस में पढ़ाया हूं कि सोशल ऑडिटिंग क्या होता है, उसकी क्या विशेषता, उसका क्या महत्व है, क्या समझ, उसी महत्व को लाके लिख दीजिए, हो तो गया क्वेश्चन। अब 4 लाइन बोल देता हूं, देखिए। अब देखते हैं कि अभी जैसे मैं बताया, पहले 4 लाइन भूमिका लिखा जाएगा ना इसका,
जो सोशल राइटिंग है, सोशल राइटिंग का अर्थ लिख दीजिए और कुछ उसका थोड़ा सा व्यवहार बता दीजिए। जैसे उन्होंने बताया कि सोशल राइटिंग का 4 लाइन अर्थ लिख दिए और उसी में 2 लाइन लिख दीजिए कि मनरेगा में जो है वो देखा जाए तो सामाजिक अंकेक्षण को जो है अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, और कहीं न कहीं मनरेगा का जो अधिनियम था उसी अधिनियम में इस पहलू को लिख दिया गया। और फिर आप देखते हैं कि अब थोड़ा सा उसमें और भी लिखेंगे कि जैसे एमडीएम हमारे यहाँ चलता है, जैसे आयुष्मान भारत है, तो आयुष्मान भारत जो योजना है, चाहे मिड डे मील जो प्रोजेक्ट है, उसमें भी आंशिक रूप से इसको लागू किया गया है, आंशिक रूप से उसको भी लागू किया गया है। अब देखिए, अब पहले ये सब लिख दिए, अब फिर मान लीजिए सबको करिए कि कहीं का यदि विशेष उदाहरण है तो भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बताता हूं, सबसे पहले मेघालय में जो है सामाजिक जो अंकेक्षण है उसको कानूनी स्वरूप दिया गया, ये भी इसमें लिख सकते हैं कि मेघालय में सबसे पहले जो है राज्य सरकार ने इसको कानूनी स्वरूप दिया। तो इसमें 4 लाइन अर्थ लिख दिए, फिर कुछ व्यवहार बता दिए, ये सब लिख दिए। और उसका प्रश्न का जो दूसरा बात है कि सोशल राइटिंग का क्या महत्व है, बस इसका महत्व लिखना है। अब महत्व में जो 2, 4, 5 पॉइंट लिखवाया हूं यहां पर लाकर सेट कर दीजिए। अब 2, 4 मैं बताता हूं। ये बताइए, सोशल राइटिंग को यदि बढ़ावा देंगे तो जो सामाजिक सेवा है उस सामाजिक सेवा में सुधार का गुंजाइश बनता है। भाई सोशल राइटिंग का मतलब क्या होता है? अभी तो बोला कि पारदर्शिता, जवाबदेहिता। कहीं न कहीं जो है वह व्यक्ति जो है कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। हमें कहते हैं कि आप लोग कोई चीज प्रश्न पूछते हैं या कुछ बोलते हैं तो उससे हमारा भी तो सुधार होता है। आपका तो जो लाभ हुआ सो हुआ, हमारा सबसे ज्यादा लाभ हुआ। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि सर हम लोग पेपर कर लेते, हम लोग कर लिए जाए, टाइम तो है ही है। तो बताइए इससे सुधार क्या हुआ? इससे हमको भी एक आदत पड़ गया कि चलिए अगली बार से जो है 3-4 साल का पेपर भी करा देंगे, और आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया, हमको भी लगा कि नहीं कुछ काम का चीज हम भी मान लीजिए पढ़ाए हैं या क्या कमी रह गया और आगे कैसे पढ़ाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोशल ऑडिटिंग होता है उस सोशल ऑडिटिंग से जो है जो सार्वजनिक जो सेवा है उस सार्वजनिक सेवा में सुधार का गुंजाइश बनता है, और आम जनता सरकार से सहभागी बनता है, आम जनता सरकार पर विश्वास रखता है, और इस तरह से देखा जाए तो हमारा लोकतंत्र स्थायी बनता है, क्योंकि कहीं न कहीं व्यवस्था में पारदर्शिता आती है। पारदर्शिता संबंध को मजबूत करता है। पारदर्शिता जो है गोपनीयता संबंध को, ये बताइए आप मान लीजिए कोई चीज गलत कर दी, घर में आके मान लीजिए सबको गिरी आपका शादी भी हो गया, अपने मैसेज बता दिए कि ऐसे ऐसे हो गया यार, 2 लाइन बोल दिए, मान लीजिए मैसेज 1 दिन के लिए नाराज हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सही बात बता दिया। मान लीजिए घर ऑफिस से सैलरी लेके आए, बीच में मित्र लोग मिल जाते थे, हम लोग जमाने में भी होता था कि मित्र लोग रोजगार पाए नहीं थे, नौकरी लगी नहीं थी कुछ लोगों की, तो जी वो हमसे ज्यादा वो लोग सैलरी का वेट करते रहते थे। आ गया, हाँ आज आने वाला है, ठीक है, तो आज कहाँ से तुम निकलोगे, किधर से? तो उधर ही हम मिलेंगे रास्ते में, तो 10,000 हमको दे देना। कोई बोलता था हमको 15,000 कम से कम दे देना, क्योंकि उनको पता था कि आज ही पैसा वसूल लेना है 2-3 तारीख को, इसी से महीने में खर्चा चलना है। तो मान लीजिए हम लोग जमाने में उसमें पैसा जो है मान लीजिए चेक मिलता था तो जाके हम लोग कैसे निकाल लेते थे सब, तो रास्ते में ही आधा पैसा खत्म हो जाता था। जब घर आते थे तो मान लीजिए लोग पूछते थे कि उतना, आप तो बोल रहे थे कि इतना पैसा मिलेगा, इतना ही बचा। अरे तो रास्ते में मित्र लोग ले लिए कि छोड़ रहे हैं। अब भगवान से रोज मनाता हूँ जल्दी लोग नौकरी पा जाए। तो मान लीजिए देखिए हमें कहते हैं झूठ बोलने की क्या जरूरत है, इससे संबंध मजबूत होगा ना। अब आज मान लीजिए कोई जरूरत पड़ता है, और जो लोग पुराने जमाने के हम लोग के मित्र आज हम लोग फोन कर देते हैं 2 लाख रुपए जैसे अकाउंट में डाल देना, कब डालूं? हम आज ही डालो दोपहर में, तो डाल भी देते हैं सब। तो ऐसा तो नहीं है, जैसे मैं मकान खरीद रहा था उसमें 5 लाख कम पड़ रहा था, तो हमारे एक मित्र थे रजिस्ट्रार थे नोएडा में उस समय, मैं एक बार फोन किया, हमके प्रभु 5 लाख कम पड़ रहा है, कल रजिस्ट्री करानी है। बोले कोई बात नहीं, एकदम मदद होगी, इकट्ठा करके कैश दे दूं, दे दो। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि हम लोग का जो परंपरागत जो पुराना संबंध रहा उसी के कारण तो हम भी अधिकार समेत कह पाए। तो सामाजिक अंकेक्षण सार्वजनिक जो सेवा है उसमें सुधार लाता है, पारदर्शिता लाता है, और सबसे बड़ी बात है कि जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। दूसरा महत्व समझिए, जैसे मान लीजिए कुछ न्यायपालिका से भी जोड़कर लिख सकते हैं। ये बताइए
यदि न्यायपालिका जो है, आज हमारे यहाँ कुछ पहले समस्या लिख देंगे कि न्यायपालिका देखा जाए तो हम लोग के यहाँ एक प्रकार से कार्य का बोझ ज़्यादा है न्यायपालिका के पास। फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि न्यायपालिका एक जटिल प्रक्रिया बन गया है, कहीं न कहीं न्यायपालिका जो है समय से निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो यदि हम लोग सोशल ऑडिटिंग को लागू कर दें तो ऐसे दिशा में न्यायिक सुधार को बढ़ावा मिल सकता है, न्यायिक प्रक्रिया का जो सिस्टम है उसमें सुधार हो सकता है, न्यायिक प्रक्रिया में जो है एक पारदर्शिता आ सकती है, और जो न्याय वितरण प्रणाली है उस न्याय वितरण प्रणाली में सुधार हो सकता है। जैसे मान लीजिए और बताता हूं, जैसे मान लीजिए सोशल ऑडिटिंग को लागू करेंगे, अब तो जो समस्या था वो तो हो गया, लेकिन जो सेवा वितरण जो हम लोग की एजेंसी है जो सेवाएं देती हैं, तो उनसे जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को अपनी कमियों का एहसास होता है, और कमियों का एहसास होता है। और दूसरी तरफ बताइए, सबसे बड़ी बात है कि नागरिक जो सहभागिता बढ़ता है उससे नागरिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया बढ़ती है, और किसी भी देश में यदि नागरिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी उसी देश में जो है वो देखा जाए तो लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का भी प्रक्रम जो है सामाजिक अंकेक्षण है। जनता वास्तविक प्रशासनिक बाधाओं से अवगत हो जाती है। ये बताइए, सामाजिक अंकेक्षण में कोई चीज लागू नहीं हो पाया। मान लीजिए अभी ग्राम सभा में कहां पैसा जा रहा है, किसी ग्राम सभा में कोई पैसा नहीं उत्तर प्रदेश में। किसी के पास 1 करोड़ होगा, किसी के पास 10 लाख होगा, इससे ज्यादा पैसा वैसा नहीं है कहीं। प्रधान लोग परेशान चल रहे हैं यूपी में, क्योंकि पैसा तो आ ही नहीं रहा है, तो प्रधान जी तो परेशान चलेंगे ही। जिनको 2-2 करोड़ रुपए महीने की आदत पड़ चुकी थी, उनको 10 लाख रुपया भी नहीं आ रहा है, तो उनको तो दिक्कत आएगा ना। ये बताइए, यदि सामाजिक अंकेक्षण होगा तो जनता भी तो सरकार की समस्या को समझ सकती है। भाई जनता भी ये पता चलेगी कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है, इसलिए हमारी मदद नहीं हो पा रही है, या ग्राम सभा में पैसा नहीं आ पा रहा है। जो लिखवाया था महत्व वहीं पर लाकर महत्व जोड़ दीजिएगा, और यहां पर समस्या से मूल्यांकन कर दीजिएगा बस, लेकिन ज्यादा नहीं, 3 लाइन बस। एक आ तो रहा था 3 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हाँ भारत में तो नहीं है, भारत में नहीं, भारत में तो नहीं है मेरे समझ से, मैं देख लूंगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो तमाम समस्या। चलिए आगे। सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य है जो मनुष्य को सशक्त बनाता है, उपयुक्त दृष्टांत सहित औचित्य का परीक्षण करे। अरे भाई महत्व समस्या लिखना है, और क्या लिखना है कि भाई सत्यनिष्ठा जो है वो देखा जाए तो जिसमें बताया कि जो ईमानदारी है, मान लीजिए निष्पक्षता है, या प्रोबिटी है, मतलब कि शुचिता है, इन सब चीजों को जो है सत्यनिष्ठा में रखा जाता है। तो ये सब जब मूल्य व्यक्ति के भीतर होंगे तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को सशक्त बनाता है। तो यदि नैतिक मूल्य व्यक्ति के भीतर होगा तभी तो व्यक्ति का अंतःकरण मजबूत होगा और व्यक्ति सशक्त बन सकता है। और व्यक्ति सशक्त बनकर जो है वह नैतिक रूप से अच्छा बनकर ही जो है वह देखा जाए तो अच्छे कार्यों को संपन्न कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं, उसमें गांधी जी का एग्जाम्पल है, चाहे मान लीजिए किसी का भी, मान लीजिए नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल है, अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल है, कोई भी ले सकते हैं कि भाई देखिए शास्त्री जी हो, चाहे मान लीजिए ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी लिख सकते हैं कि खुद भी जो है देखा जाए तो सत्यनिष्ठा रखते थे, और सत्ता के लालच में उन्होंने जो है वह किसी विधायक को या किसी सांसद से समर्थन देने के लिए नहीं कहा, बल्कि 13 दिन के बाद जाकर उन्होंने जो है अपना त्यागपत्र दे दिया। ये सत्यनिष्ठा ही तो है कि नहीं समर्थन मिल रहा है, कोई बात नहीं। हमें कहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, कुछ अभी कहीं था विश्व का एग्जाम्पल कि हाँ क्या था, हाँ वही पुर्तगाल में क्या हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री ने जो है कोई घटना घटा था, हाँ तो देखा जाए तो मान लीजिए कोई महिला किडनैप हो गई थी कि क्या घटना था, हाँ डेथ हो गया था, हाँ न्यूज आया था। तो हमें कहते हैं उस स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ये बताइए, उस स्वास्थ्य मंत्री सत्यनिष्ठा के आधार पर ही तो इस्तीफा दिया। जैसे प्रभु जी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हाँ तो सुरेश प्रभु जो है वो देखा जाए
तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सत्यनिष्ठ मंत्री रहे, और वो कहीं भी रेलवे का काम चलता था तो आपको ध्यान होगा कि कोई सुरक्षा उक्षा में नहीं, वो जनरल बोगी में भी जाया करते थे। आपको ध्यान होगा कि मुगल सराय की घटना मैं बता दूं, मुगल सराय में काम चल रहा था रेलवे पटरियों का, तो ये अपना किसी ट्रेन से चले गए, सामान्य ट्रेन से बैठकर अकेले बिना सुरक्षा उच्छा के ही चलते थे। आज देखने में भी वैसे ही लगते हैं कि मंत्री, अब कपड़ा भी वैसे ही पहनते हैं, उनका कपड़ा भी देख लीजिए। तो आपको ध्यान होगा कि वहां पहुंच गए, और जहां काम चल रहा था वहीं जाकर जो लोग थे उन्हीं से पूछने लगे भाई क्या काम चल रहा है, तो लोग उल्टा इन्हीं को डांटने लगे कि तुमसे क्या मतलब, तुम उधर चलो पहले। ये बोले कि नहीं, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो जो लोग अपना छोटे मोटे इंजीनियर थे वो सब करने लगे। फिर वहां मुगल सराय जाकर अपना लोग पहचान तो गए बड़े अधिकारी, बोले जैसे वहां सबको बुलाओ तो इंजीनियर जी का काम चल रहा है, सबको वहीं पर सस्पेंड कर दिए थे। बोले ऐसे चलेगा? कोई आम जनता के पूछेगी तो बताओगे नहीं कि कितने दिन में काम खत्म होगा? हम आम जनता ही तो बन के गए थे पूछने। तो ये सोचिए, ऐसा मंत्री सत्यनिष्ठ है ना कि वो व्यक्ति देखा जाए तो मान लीजिए अपने काम के प्रति, तभी तो देखा जाए तभी सहकारिता समिति बना है कल, और सहकारिता समिति का अध्यक्ष जो है प्रभु जी को बनाया गया है। क्योंकि सहकारिता जो हमारे यहाँ पैक्स काम करती हैं, मान लीजिए जो भी सहकारी समितियां जो काम करती हैं, तो उसको अच्छा से आगे ले जाने के लिए जरूरी है कि कुछ सुझाव आए, और सुझाव के लिए जो समिति बनाई गई तो ऐसे ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्ति को जो है उस समिति का बनाया गया जिससे वो वास्तविक सुझाव दे सके। कोई एग्जाम्पल ले दीजिएगा, जैसे मान लीजिए टीएन सेशन का एग्जाम्पल है, वो भी लिख सकते हैं कि चुनाव के संदर्भ में, या मान लीजिए और भी वर्तमान का भी एग्जाम्पल बहुत सारा है, मनोहर जोशी का लिख सकते हैं कि मनोहर जोशी को देखा जाए तो कैंसर हो गया था, उनके गले में जो है पाइप लगा हुआ था, फिर भी बेचारे आकर काम करते थे, और मरने के एक दिन पहले भी जो है काम करके गए हैं। हाँ, मनोहर पारेकर, सॉरी मनोहर पारेकर। तो मनोहर पारेकर का एग्जाम्पल लिख सकते, कोई एग्जाम्पल लिख के 2-4 लाइन समझा दीजिएगा। अम्बेडकर साहब का लिख दीजिए, किसी का पुराना नया कुछ भी लिखिए, खत्म हो गया। चलिए आगे। भाई गांधी जी का एग्जाम्पल लिखना आसान है ना, असहयोग आंदोलन सब ने हो गया। अंबेडकर साहब का एग्जाम्पल लिखना आसान है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में कुछ करंट का एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे अभी आपने अफगानिस्तान का बताया, हाँ बहुत, अरे पुर्तगाल, तो वो पुर्तगाल वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, लिखिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।